एक डरावनी जगह जो एक सदी से बंद पड़ी है, वहाँ एक रहस्यमयी जड़ी बूटी है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। लेकिन इसमें एक जानलेवा कमी भी है। यह इसे इस्तेमाल करने वाले को बेरहम और खून का प्यासा राक्षस बना देती है। एक जंगली हिरण ने गलती से यह जड़ी बूटी खा ली और तेजी से जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से ऐंठता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल हिरण ने अपनी पीली आंखें खोली और होश में आ गया और एक बहुत गुस्सैल जॉम्बी हिरण बन गया। अब वह घास नहीं, सिर्फ मांस खाता है। आगे झाड़ियों से आती बाघ की दहाड़ सुनकर उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि एक खूंखार सा चेहरा बना लिया, जैसे वह बाघ से लड़ने के लिए तैयार हो। हालांकि वायरस ने हिरण की लड़ने की ताकत को सच में बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन आकार और ताकत में बहुत बड़ा फर्क था और जॉम्बी हिरण आखिरकार बाघ का खाना बन गया। इस जड़ी बूटी के डर की वजह से यह जगह हमेशा से लोकल सरकार की तरफ से मना किया हुआ इलाका रही है। यहाँ किसी का भी जाना पूरी तरह मना था और यह रोक एक सदी से लगी हुई थी। सैनिक रोज यहाँ गश्त करते थे, फिर भी एक निडर लड़की ने इस मना किए गए इलाके में जाने की हिम्मत की और एक ऐसे फूल का राज पता कर लिया जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता था। याक सिंह अपने कबीले में लौट आई और अपने पिता जो मुखिया थे उन्हें इसके बारे में बताया। उसकी माँ बहुत बीमार थी और वह उसे ठीक करने के लिए उसी फूल का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता चुप रहे और याक सिंह को सख्त चेतावनी दी कि वह दोबारा वहाँ न जाए, क्योंकि अगर अधिकारी उसे पकड़ लेते तो उसे मार दिया जाएगा। तभी उनकी बातचीत के बीच कोरियाई सैनिकों का एक समूह अचानक कबीले में आ पहुंचा। कबीले के लोग उनका स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। मुखिया ने जल्दी से कोरियाई दूत को भेंट दी, लेकिन बातों से साफ हो गया कि कोरियाई दूत का आना भेंट के लिए नहीं था। उन्हें पता चला कि कुछ समय पहले दो सैनिकों ने मना किए गए इलाके में गश्त करते हुए 15 लाशें देखी थी, जिनकी मौत बहुत भयानक थी। उनके मुताबिक उनकी पीठ पर खास टैटू बने थे और वे नदी के किनारे रहने वाले एक पड़ोसी देश के झुरचैन पूर्वज थे, जिन्हें मना किए गए इलाके में जिनसेंग इकट्ठा करते समय बेरहमी से मार दिया गया था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वे जंगली जानवरों का शिकार बने हैं, लेकिन जांच के बाद किम के दूत को पता चला कि उन्हें वहां से निकाले गए शाही परिवार के लोगों ने मारा था और उनके हाथों में पकड़े हुए मोती इसका सबसे बड़ा सबूत थे। उस वक्त दक्षिण में जापानी समुद्री डाकू भी भारी हलचल मचा रहे थे और अगर झुरचैन लोगों को पता चल जाता कि उनके लोग कोरियाई लोगों के हाथों मारे गए हैं, तो पहले से ही बिगड़े रिश्तों को देखते हुए वे इसे जंग शुरू करने का बहाना बना लेते। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से हमला होना पूरे देश के लिए तबाही जैसा होता। इसलिए सारे सबूत मिटाने के लिए किम के दूत ने सभी लाशों को जलाने का हुक्म दे दिया और उसने याहिंग के पिता जो सरदार थे उन्हें ढूंढकर झुरचैन इलाके में जाकर यह अफवाह फैलाने का आदेश दिया कि झुरचैन लोग बाघों के हमले में मरे हैं। हालांकि वे दोनों झुरचैन के ही पूर्वज थे, लेकिन याहिंग के पिता और उनके लोग बहुत पहले ही कोरिया के सामने झुक चुके थे और अपनी सुरक्षा के बदले उन्हें ऐसे गलत काम करने के आदेश मानने पड़ते थे। अफवाह फैलाने के बाद जिन दूत ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बाघ को भगाने के लिए पहाड़ों में भेजा ताकि सब कुछ एक हाथ सा लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन गांव वालों में से कुछ पहले ही झुरचैन लोगों से मिले हुए थे। जिन दूत ने एक अजीब बात भी देखी, क्योंकि आमतौर पर बाघ घंटियों की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन इस बार पैरों के निशान बता रहे थे कि मामला उल्टा था। उन्हें यह नहीं पता था कि यह बाघ एक जॉम्बी हिरण को खाकर पहले ही जॉम्बी बाघ बन चुका था। थोड़ी ही देर में गाँव वालों को एहसास हुआ कि आगे झाड़ियों में कुछ बहुत गलत है और तभी जॉम्बी बाघ अचानक बाहर निकला और उन पर टूट पड़ा। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाघ का कहर रुकने वाला नहीं था। जो पीछे भागे उन पर वह एक के बाद एक झपटता चला गया। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ सिर्फ टूटी टहनियां और गिरी हुई दीवारें पड़ी थीं और एक मरता हुआ गांव वाला बस इतना ही कह सका कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं। दूत किम के पास गांव वालों को तुरंत पीछे हटने का आदेश देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और बाघ के साथ आए झुरचैन लोगों ने दिखावा छोड़ दिया और कपड़े उतारकर उसी दिशा में दौड़ पड़े जिधर बाघ गया था, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की मौत का असली कारण जानने की ठान ली थी। उन्होंने ठान लिया था कि अपने लोगों की मौत का असली कारण पता करके ही रहेंगे। थोड़ी ही देर में ग्रुप एक खुली जगह में पहुंच गया। उसी वक्त दूत किम भी बाघ का पीछा करते हुए दूसरी तरफ से नजर आए, लेकिन जैसे ही हमला करने वाले थे अचानक उनकी नजर झुरचैन लोगों पर पड़ गई। दूत किम को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि उन्हें घेर कर रोक लिया जाए। अगर पहले बाघ को मार दिया जाता तो पूरी योजना सामने आ जाती। उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण बाघ नहीं था। झुरचैन लोग बहादुर थे
और लड़ाई में माहिर भी, लेकिन ज़ॉम्बी बाघ उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला। पहली ही भिड़ंत में एक जुड़चेन आदमी वहीं मारा गया और जो कोरियन सैनिक वहां पहुंचे थे उनका भी बुरा हाल हुआ। इतने खतरनाक बाघ के सामने भी जुड़चेन लोग डरे नहीं। दोनों हाथों में तलवारें लेकर सीधे उससे भिड़ गए, लेकिन हमला इतना जबरदस्त था कि वो बुरी तरह घायल हो गए। किस्मत से गोल्डन एनवॉय वक्त पर पहुंच गया और उसने भाले से बाघ को मार गिराया। जुड़चेन औरत किसी तरह मौत से बची और उसने बाघ का पेट चीर दिया। हैरानी की बात ये थी कि बाघ के अंदर के अंग पहले ही सड़ चुके थे। साफ था कि वो काफी पहले मर चुका था और उसके शरीर में उनके लोगों का कोई निशान भी नहीं मिला। तभी उसने समझ लिया कि कातिल बाघ नहीं था। हालांकि गोल्डन एनवॉय ने कहा कि उन्होंने मना की गई सीमा पार की थी और सख्त मना किए गए इलाके में घुस गए थे, इसलिए उनकी मौत हुई और जोसोन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जुड़चेन औरत जाते जाते धमकी देकर गई कि हमारे भाई हमारे पुरखों की जमीन पर मरे हैं, खून का सिलसिला फिर शुरू होगा। इसी बीच दूसरी तरफ याजिंग अपने पिता की चेतावनी अनसुनी कर रहस्यमयी गुफा में वापस चली गई और फूल तोड़ लाई। उसने अपनी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त उसके कबीले के जुड़चेन लोगों का कत्लेआम हो चुका है। जब वह लौटी तो उसका कबीला जिंदा नरक बन चुका था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जालिम जुड़चेन लोगों ने सबकी लाशें रैक पर टांग दी थी। एक लाश के पैरों में उसके पिता का सामान लटका था, जिससे साफ था कि अफवाहें फैलाने वाले उसके पिता का भी वही अंजाम हुआ। याजिंग सदमे में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। भयंकर बर्फबारी के बीच वह कोरियन मिलिट्री कैंप तक पहुंची। किम के दूत को ढूंढते हुए उम्मीद थी कि वह उसके कबीले का बदला लेने के लिए फौज भेजेगा। उसे नहीं पता था कि उनके कबीले को क्यों मारा गया, लेकिन अब उसके दिल में बस बदले की आग थी। याजिंग जानती थी कि एक छोटी लड़की की बात पर कोई देश जंग नहीं करेगा, लेकिन उसने साफ कहा कि बदला लेने के लिए वह कुछ भी करेगी, चाहे उसे 10-20 साल ही क्यों न इंतजार करना पड़े। यह सुनकर किम के दूत का दिल भर आया और उसने याजिंग को आर्मी कैंप में रहने दिया। इस तरह याजिंग को सुअर बाड़े में रखा गया। कड़ाके की ठंड में वहाँ तेज हवाएं चलती थी। गर्म रहने के लिए वह बस बिस्तर के नीचे दुबक कर एक पतला कंबल ओढ़ लेती थी। आने वाले दिनों में याक्सिंग को हर दिन तरह तरह के काम करने पड़ते थे। -40 डिग्री की ठंड में भी उसे जमी हुई नदी में कपड़े धोने पड़ते थे। इतना काम होने के बाद भी वह जंगल में अकेले अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने का वक्त निकाल ही लेती थी। कभी कभी वह जासूस बनकर चुपके से जुड़चेन कैंप में घुसती और खुफिया खबरें लाती। इस सब के बीच बदला लेने का उसका इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ा। वक्त के साथ याक्सिंग की तलवारबाजी और भी तेज होती गई। जो पहले सिर्फ बंदूक चलाना जानती थी, अब वह बिना डरे जंगली जानवरों, यहाँ तक कि जंगली सुअरों का भी शिकार करने लगी। इसी माहौल में याक्सिंग बड़ी हुई और एक छोटी लड़की से एक खूबसूरत जवान औरत बन गई। उसकी तलवारबाजी लाजवाब हो गई। हर गोली अपने निशाने पर लगती और आखिर में पूरा पेड़ चीर देती। लेकिन जैसे जैसे याजिंग बड़ी होती गई, उसने कई बदतमीज आदमियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ सैनिक जो उस पर फिदा भी थे, रात के वक्त उसके कमरे में घुस आते और उसके खिलाफ साजिशें रचते थे। हालांकि अब याजिंग खुद का बचाव करना जानती थी, लेकिन बदले की आग ने उसे यह सब चुपचाप सहने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि भगवान मेहनत करने वालों को जरूर मौका देता है, और वह मौका जिसका याजिंग 10 साल से ज्यादा वक्त से इंतजार कर रही थी, आखिर आ ही गया। जापानी समुद्री डाकुओं के साथ शांति की बातचीत नाकाम हो चुकी थी, इसलिए कोरिया को उनसे सीधे टकराना पड़ा और जुड़चेन लोग इस हालात का फायदा न उठा ले। इस डर से दूत ने याजिंग को ढूंढा और उसे खुफिया जानकारी लाने के लिए एक जुड़चेन कबीले में घुसने का आदेश दिया। वहां पहुंचकर याजिंग ने देखा कि वे सच में एक बड़ी फौज जमा कर रहे थे। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक अपने पिता पर पड़ी। सच्चाई यह थी कि उन्हें मारा नहीं गया था, बल्कि उनके हाथ पैर काट दिए गए थे और उन्हें जानवरों की तरह जंजीरों में बांधकर लंबे समय तक यातनाएं दी गई थी। याजिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता जिंदा होंगे, और वह भी इस हालत में यह सोचकर ही रूह कांप जाती थी कि उन्होंने इतने सालों तक कैसी कैसी तकलीफें झेली होंगी। याजिंग टूट चुकी थी। उसने जंजीरों को पूरी ताकत से खींचा और उन्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता अब सिर्फ मरना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर बेटी के हाथों मरना मिले तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। आखिरकार याजिंग के पास उनके दर्द को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अपने पिता को खोने के इस दूसरे सदमे ने उसके दिल में नफरत को चरम पर पहुंचा दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और बेरहमी बची थी। जाने से पहले उसने पूरे कबीले को आग के हवाले कर दिया। जब जुड़चेन कबीला मिलिट्री कैंप लौटा तो उनका सामना उन सैनिकों से हुआ जिनमें शाही परिवार के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने सालों पहले जुड़चेन लोगों का कत्लेआम किया था। तीरों पर लगे पंख देखकर याजिंग को तुरंत कुछ याद आया। बचपन में जब वह फूल और जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए मना की गई जगह पर गई थी, तब उसने एक जुड़चेन लाश देखी थी
जिसमें ऐसे ही तीर लगे थे, सच्चाई पक्की करने के लिए। उस रात याजिंग चुपके से जिनदूत के कमरे में घुसी और एक अलमारी में उसे एक फाइल मिली जिसमें उसके लोगों के नरसंहार की असली वजह लिखी थी। पता चला कि जिनदूत ने जुरचेन को युद्ध की धमकी देते वक्त याजिंग के कबीले को अपने लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था ताकि दो देशों के बीच जंग टल सके। उसी पल याजिंग को सब समझ आ गया। असली दुश्मन जुरचेन नहीं थे बल्कि जोसियन लोग थे जिन्होंने अपनी ही जनता को बलि चढ़ा दिया था। उसने ठान लिया कि वह इसकी भारी कीमत वसूलेगी और पूरे जोसियन को अपने किए का पछतावा करवाएगी। इसी सोच के साथ उसने एक बेहद खौफनाक योजना बनाई। ऐसे फूलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना जिनसे मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो सके। उसी रात एक सैनिक हमेशा की तरह उसके कमरे में घुसा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत तय थी। याजिंग ने एक ही वार में उसे मार दिया और फिर उन फूलों और जड़ी बूटियों से उसे जिंदा कर दिया। वह सैनिक तुरंत एक खून का प्यासा मरा हुआ जीव बन गया और कैंप में बाकी लोगों पर टूट पड़ा। दूसरे सैनिक उसे रोकने आए, लेकिन काटे जाने के बाद वह पहले ही मर चुके थे। डर और अफरा तफरी में सैनिक भागने लगे, लेकिन जिंदा लाशें उनका पीछा करती रहीं। पास आते ही वे उन पर झपट पड़ी। दो और सैनिक मदद के लिए आए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे राक्षस नहीं देखे थे। भालों से घायल होने के बाद भी उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा था। दोनों जान बचाने के लिए भागे, लेकिन पकड़े गए और ऊंचाई से नीचे गिरते हुए उन जिंदा लाशों का शिकार बन गए। उसी वक्त याजिंग ने सो रहे सैनिकों को भी मार दिया और उन्हें भी उन्हीं फूलों से जिंदा लाशों में बदल दिया। एक सैनिक जो अभी शौचालय से लौटा था और सोने जा रहा था, उसने सामने भयानक मंजर देखा। टेढ़े मेढ़े अंदाज में चलती जिंदा लाशें उसकी ओर बढ़ रही थीं। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ा और पल भर में झुंड ने उसे नोच लिया। इसके बाद जिंदा लाशें कमरे से बाहर निकली और पूरे मिलिट्री कैंप में तबाही मचाने लगी। हर तरफ सिर्फ चीखें और मौत बची थी। एक अकेले बचे अफसर ने कुछ गड़बड़ महसूस की। जैसे ही उसने हथियार उठाया, एक जिंदा लाश उस पर झपट पड़ी। दांत निकालते हुए उसने तुरंत तेल का दिया उठाकर उस पर फेंक दिया और पास आते ही चाकू से वार किया। कुछ देर तक वह जीव तड़पता रहा और आखिरकार ढेर हो गया। जब वह कमरे से बाहर भागा तो उसने देखा कि बाहर की दुनिया पूरी तरह जॉम्बी का कसाई खाना बन चुकी थी। उसने कई जॉम्बी मारे और कैंप से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचा, उसके साथी को तीर लग गया और वह भी एक जरूरी जगह पर। ऑफिसर ने पलट कर देखा तो ऊपर ऊंचाई पर याजिंग खड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ऑफिसर को भी तीर लग गया। याजिंग नीचे खड़े अपने बनाए हुए मंजर को देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। पूरा कैंप नर्क बन चुका था। बचे हुए सैनिक आखिरी सांस तक लड़े। जॉम्बी के हमले से बचने के बाद भी एक सैनिक याजिंग की तेज तलवार से नहीं बच पाया। एक कोने में छिपकर उसने मासूमियत से सोचा कि वह बच गया है। उसे पता नहीं था कि याजिंग उसे पहले ही देख चुका है। उस वक्त याजिंग किसी मौत के फरिश्ते जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। एक ही पल में पूरा कैंप अफरा तफरी में डूब गया। फिर भी कुछ किस्मत वाले बच गए। एक सैनिक छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और याजिंग से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन याजिंग की नजरों से साफ था कि यह वही सैनिक है जो उसे अक्सर तंग किया करता था। इसलिए याजिंग ने जोरदार वार किया। उस दर्द भरी चीख ने सारे जॉम्बी को अपनी तरफ खींच लिया, जिन्होंने उसकी जांघ पकड़ ली और उसे नोचने लगे। याजिंग ने बिना किसी भाव के गैसोलीन निकाला और उन पर डाल दिया और एक आखिरी रॉकेट ने सबको जला दिया। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। याजिंग ने जानबूझकर एक खुशकिस्मत सैनिक को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को सजा मिली जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसने उस सैनिक का सामान समेटा और उसे कबीले में वापस ले गया। जैसे ही याजिंग लकड़ी की झोपड़ी में घुसा, उसके सामने जॉम्बी का एक बड़ा झुंड आ गया। वे कोई और नहीं बल्कि उसके कबीले के लोग थे जो सालों पहले मारे गए थे। तब याजिंग ने उन्हें दफनाया नहीं था, बल्कि फूलों और जड़ी बूटियों से जिंदा कर दिया था। उसी वक्त उसे पता चल गया था कि जिंदा हुए लोग खून के प्यासे और बेरहम हो जाते हैं। इसलिए उसने बदला लेने के लिए जॉम्बी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। पहले उन्हें जानवर खिलाए जाते थे, लेकिन अब जब बदला पूरा हो चुका था तो उनके लिए एक अलग खाना चाहिए था। याजिंग ने उस सैनिक को फिर से जॉम्बी के झुंड में धकेल दिया जिसे वह साथ लाया था, और एक ही पल में उसे खा लिया गया। अब उसके कबीले के लोग आखिरकार दिन की रोशनी देख सकते थे, लेकिन याजिंग की योजना अभी खत्म नहीं हुई थी।